नमस्ते फ्रेंड्स। सीसीपी का हमारा जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे इम्पेयर्ड एसेट्स, उसमें हमने देखा था एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन में सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स किसे कहते हैं। नाउ कम टू द टिपिकल गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। ठीक है, एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस जो है उसे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए एनपीए क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। एनपीए क्लासिफिकेशन शुड बी डन taking into account the degree of credit weakness and ability of collateral security for realization of dues। ठीक है, तो एनपीए क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए किसके बेसिस पे होना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ डिग्री ऑफ क्रेडिट वीकनेस। क्रेडिट में क्या वीकनेस था, एबिलिटी ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज। ठीक है, मतलब आप इसको सब स्टैंडर्ड में क्लासिफिकेशन करेंगे, डाउटफुल में करेंगे या लॉस में करेंगे। अगर आपका लोन जो है विदाउट सिक्योरिटी है, वो चाहे आपका पर्सनल गारंटी हो, स्टॉक हो, कोलेट्रल हो और बिल्कुल है, तो सीधा या लॉस में क्लासीफाई होगा। ठीक है, विदाउट सिक्योरिटी जो भी लोन होंगे, अगर एनपीए होता है तो सीधा लॉस में क्वालिफाई होगा। बैंक शुड अवॉइड द टेंडेंसी टू डिले और पोस्टपोन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू अकाउंट्स। हाई वैल्यू अकाउंट्स में बैंक को एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि इसमें एनपीए डिक्लेयर करने में डिले नहीं करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, नेटवर्थ of the borrower guarantor should not be taken into account while identifying NPA. This has a relevance only for in classification। तो जो अवेलेबल सिक्योरिटी है या नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर है, शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, वो लेना नहीं है। किसके लिए, एनपीए आइडेंटिफाई करने के लिए। बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एन एडवांस अकाउंट एज एनपीए merely due to existing of some temporary aberration deficiency such as non-ability of adequate drawing powers based on the latest stock statement, over limits, non-submission of stock statement, renewal of accounts। ठीक है, इन कारणों से, चार कारण अगर हैं, नॉन सबमिशन है स्टॉक स्टेटमेंट के, रिन्यूअल ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ओवर लिमिट्स हैं या स्टॉक स्टेटमेंट है के कारण डीपी लेस आ रहा है, तो इसके बेसिस पर आपको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना है। वर्किंग कैपिटल अकाउंट बिकम एनपीए, अगर वर्किंग कैपिटल अकाउंट कब एनपीए होगा, इफ रेगुलेटरीज irregularities कंटिन्यू बियॉन्ड 90 डेज। 90 डेज का है सीलिंग, 90 डेज से भी ऊपर अगर आपका चलता है, इवन दो द यूनिट कंटिन्यू टू बी प्रोडक्शन और इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी। इफ लिमिट आर नॉट रिव्यूड एंड एडहॉक लिमिट आर नॉट रेगुलाइज्ड within 180 days of the date of sanction or date of which ad hoc limit was made available, these are to be classified as NPA। ठीक है, तो कहता है इफ लिमिट्स आर रिव्यूड, रिव्यू नहीं किया गया, एंड ad hoc limits are not regularized, ठीक है, within 180 days from date of sanction, the date of which ad hoc limit was made available, these are to be classified as NPA। तब NPA उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। An NPA account other than restructured and rescheduled can be upgraded to substandard account upon payment of arrear interest and principal। जब भी आप P+I जो ले लेते हैं, पूरा जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो डिमांड है, तभी वो अकाउंट आपका स्टैंडर्ड में आता है। Asset classification should be across all the limits of the borrower। If one facility investment of the borrower becomes a problem of credit, all facility granted to the borrower are treated as NPA। एक CIF बेसिस कॉन्सेप्ट था, पहले अकाउंट कॉन्सेप्ट होता था। अब कस्टमर आईडी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर एक अकाउंट एनपीए हो गया तो इससे लिंक जितने भी सारे अकाउंट है वो सारे अकाउंट एनपीए होंगे। बिल्स डिस्काउंटेड फैसिलिटी अंडर एलसी फेवरिंग borrower need not to be classified as NPA in case any other family facility is NPA। ठीक है, तो इसमें कहता है बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी अगर एलसी अंडर एलसी है, बोरोवर के फेवर में है, तो उसको एनपीए में क्लासीफाई नहीं होना है अगर कोई उसकी अदर फैसिलिटी एनपीए हो रही हो तो। However, in case of non-payment of bills under the LC on due date by the LC issuing bank and the borrower fails to make good the amount immediately, the outstanding under the bill discontinued is also to be classified as under। LC क्या, LC मैच्योर होगा
जब एलसी मैच्योर होगा तो उस दिन ड्यू डेट पर अगर ये पेमेंट नहीं आता है तब उस अकाउंट को क्लासिफाई किया जाएगा एनपीए में। इन अकाउंट्स वेयर देयर इज ए पोटेंशियल थ्रेट ऑफ रिकवरी ऑफ अकाउंट ऑफ इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इरोजन हो रहा है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का। कई बार आप देखते हैं वैल्यूएशन आपकी 100 लाख लगती है बट आप कभी कभी उसका जो है 70 हो जाता है, 60 हो जाता है। क्या होता है, कहीं ना कुछ दिक्कत होती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, existence of other factors such as frauds committed by borrower etc, such assets should be straight away be classified as doubtful or loss। देखिए यहाँ पे क्या है, सीधा आपको क्लासिफाई करना है डाउटफुल, डीबीटी एंड लॉस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी अकाउंट है अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल नील सिक्योरिटी है, तो सीधा वो क्लासिफाई होगा लॉस एसेट में 100% प्रोविजंस के साथ। कुछ में अगर पार्शियल सिक्योरिटी है, पार्शियल सिक्योरिटी आपकी दिख रही है, जितनी सिक्योरिटी होगी उसके हिसाब से आपको डाउटफुल में क्लासिफाई होगा 25%, 50%, 40% एंड 100%। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस, अगर एग्रीकल्चर एडवांस है फाइनेंस ग्रांटेड बाय द बैंक टू पैक्स FSS under on lending system, only the particular portion of credit in default for a period of 2 crop season in respect of short duration crops and 1 crop season in long duration as the case may be to be classified as NPA। तो अगर कोई एग्रीकल्चर एडवांस है तो फाइनेंस जो भी गारंट किया गया बाय बैंक्स टू द पैक्स अंडर द ऑन लेंडिंग सिस्टम, ओनली द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ क्रेडिट in default for a period of 2 crop season in respect of short duration crop and 1 crop in case of long duration crops। Advance against paper security such as TDRs, NSC eligible for surrender, IBP, KVP and life policy need not to be treated as NPA। इसको NPA ट्रीट नहीं करना है provided adequate margin is available in the account। अगर मार्जिन एडिक्वेट आपका अवेलेबल है अकाउंट में तो ठीक है। लोन विथ मोरेटोरियम, लोन विथ मोरेटोरियम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बिकम ओवर ड्यू आफ्टर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ अनकलेक्टेड। ठीक है, लोन जो है अगर मोरेटोरियम के साथ है विथ मोरेटोरियम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बिकम ओवर ड्यू आफ्टर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इन स्टाफ हाउसिंग लोन, अगर स्टाफ हाउसिंग लोन है ठीक है, और सिमिलर अदर अकाउंट्स where the interest is to be recovered after repayment of principal, such accounts would become NPA only when there is a default in repayment of principal or interest or respectively। अगर स्टाफ हाउसिंग लोन है और सिमिलर अदर अकाउंट है वेयर इंटरेस्ट इज टू बी रिकवर्ड आफ्टर रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, स्टाफ हाउसिंग लोन के केस में क्या है, पहले प्रिंसिपल पे होता है बाद में इंटरेस्ट रिकवर होता है। सच अकाउंट वुड बिकम एनपीए ओनली कब, when there is default in repayment of principal or interest or respective due dates। एडवांस जो होगा बैक बाय गारंटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दो ओवरड्यू मे बी ट्रीटेड एज एनपीए ओनली व्हेन द गवर्नमेंट रिपुडिएट्स इट्स गारंटी व्हेन इट्स इन्वॉक्ड। ठीक है, गवर्नमेंट की गारंटी जब अगर खत्म हो जाएगी या गवर्नमेंट गारंटी छोड़ देगी तो वो एनपीए मान दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी guaranteed advance and investment in state government guarantee security would attract asset classification provisioning norms if interest or principal of any other amount due to the bank remains overdue 90 days। देखिए क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी अगर है ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी में क्या होता है, जब भी कोई एडवांस है अगर उससे गारंटी बाई गारंटी एडवांस बैक बाई गारंटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दो ओवरड्यू अगर ओवरड्यू है तब वो ट्रीट किया जाएगा एनपीए में कब, व्हेन गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट रिपुडिएट्स इस गारंटी, अपनी गारंटी को अस्वीकार करता है व्हेन इन्वोक। ठीक है, हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी जो है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज करेगा तब जाके उसको माना जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एडवांस इन्वेस्टमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी वुड अट्रैक्ट एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स जिसमें 90 डेज का क्लॉज रहेगा। The overdue receivable representing positive mark to market value of a derivative contract will be treated as non-performing assets if these remain unpaid for 90 days or more। ठीक है, तो
कोई भी ओवरड्यू रिसीवेबल्स है, कोई भी ओवरड्यू रिसीवेबल्स है जो रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ a derivative contract will be treated as non-performing assets if this remain 90 days, अगर वो 90 days से ज़्यादा अनपेड हो गया हो। In case where the contracts provided for settlement of the current mark to market value of the derivative contract before its maturity, only the current credit exposure, not the potential future exposure, will be classified as a non-performing assets after an overdue period of 90 days। 90 days के बाद ही वो एसेट्स जो है ओवर एनपीए में क्लासीफाई होगा। कहता है इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोवाइड करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्क टू मार्केट वैल्यू of a derivative contract before its maturity, only the current credit exposure will be classified as a non-performing assets after an overdue period of 90 days। कंसोर्शियम अरेंजमेंट में क्या होगा? कंसोर्शियम अरेंजमेंट में जरूरी नहीं कि आपके यहाँ का अकाउंट अगर एनपीए है तो कंसोर्टियम का दूसरे मेंबर उसको एनपीए डिक्लेयर करें, उनके यहाँ स्टैंडर्ड भी हो सकता है। लेकिन देखिए क्या है, फिर से आते हैं। Asset classification of account under consortium is to be based on the record of recovery of an individual member bank। इंडिविजुअल मेंबर बैंक का अकाउंट कैसे चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Another aspects having a bearing the recoverability of advance when the remittance by the borrower under the consortium lending arrangement are pooled with one bank and where the bank received remittance is not parting with the share of member banks, the account will be treated as not serviced in the books of other बैंक एंड देयरफॉर ट्रीटेड एज, तब वो एनपीए माना जाएगा। कोई प्रोजेक्ट लोन है तब क्या होगा? प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन, उस केस में क्लासिफिकेशन क्या होगा? कभी कभी क्या है, देयर आर ओकेजन व्हेन द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डिलेड फॉर ए लीगल एंड अदर एक्सट्रेनियस रीजन लाइक डिले इन गवर्नमेंट अप्रूवल्स इटीसी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे नोएडा का बहुत सारा देखेंगे, कोई ना बहुत सारे बिल्डर्स का जो है मामला फंसा हुआ है, ठीक है, डिले होने के कारण नोएडा अथॉरिटी ने पेनल्टी लगा रखा है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो कई सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो ऑल दीज फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमोटर्स may lead to delay in project implementation and involve restructuring rescheduling of loan by the banks। तो उस केस में क्या करता है गवर्नमेंट, उस लोन को रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर करता है। अकॉर्डिंगली the following asset classification norms should apply to the project loan before commencement of commercial operation। जब तक डीसीसीओ लगेगा तो उसके पहले उसका क्लासिफिकेशन होगा, तो उसमें क्या लगेगा एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म। देखिए प्रोजेक्ट लोन जो भी होगा वुड मीन एनी लोन विच हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप इकोनॉमिक वेंचर। किसी न किसी इकोनॉमिक वेंचर के सेटिंग के लिए लगेगा। बैंक मस्ट फिक्स ए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, हर अकाउंट में आपको डीसीसीओ डालना पड़ता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस, ठीक है, फॉर ऑल प्रोजेक्ट लोन्स एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, फाइनेंशियल क्लोजर इन केस ऑफ मल्टीपल बैंकिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट लोन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोजेक्ट लोन फॉर इंफ्रा सेक्टर एंड प्रोजेक्ट लोन फॉर नॉन इंफ्रा, इंफ्रा एंड नॉन इंफ्रा। तो प्रोजेक्ट लोन अगर इंफ्रा सेक्टर में तो क्या होगा, एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होगा लोन का वुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल डीसीसीओ के पहले इफ पेमेंट ड्यू आर इन डिफॉल्ट पीरियड ऑफ 90 days अनलेस इट इज रीस्ट्रक्चर्ड एंड इज एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज स्टैंडर्ड एसेट्स। कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट जो होगा लोन का वो क्लासिफाई किया जाएगा एनपीए में बिफोर द डेट ऑफ कमर्स डीसीसीओ से पहले, अगर उसका जो है इफ पेमेंट ड्यू आर इन डिफॉल्ट फॉर पीरियड ऑफ 90 days, अगर उसका पेमेंट 90 डेज पर डिफॉल्ट में है, अनलेस इट इज रीस्ट्रक्चर्ड एंड इज एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड एसेट, जब तक कि उसका रिस्ट्रक्चरिंग ना कर दिया जाए। एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इफ इट फेल्स टू कमेंस कमर्शियल ऑपरेशन, अगर वो कमर्शियल ऑपरेशन नहीं कर पाता है विद इन 2 years फ्रॉम द ओरिजिनल डीसीसीओ। डीसीसीओ से 2 साल के बीच में अगर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं करता है इंफ्रा में, infra project would classified as NPA if it fails to commence commercial operation within 2 years from the original DCCO। अगर कोई प्रोजेक्ट लोन है क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट्स
is restructured at any time during the period of 2 years from the original DCCO, it can be retained as a standard assets. अगर वो restructure किया जाता है तो standard assets में retain करेगा. If the fresh DCCO is fixed within the following limits and further provided account continue to be serviced as per the structure. Third terms. तो restructure terms के हिसाब से जो है account continue to be serviced होता है. Delay in infrastructure project involving court cases, extension of DCCO up to another 2 years. 2 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, मतलब अब 2 + 2 = 4 years हो जाएगा. Consider for treating them as a NPA. As regard project other than the court cases, extension up to 1 year. अगर कोर्ट में केसेज है तो 2 + 2 दीजिए, अदर केस जगह का है तो 2 + 1 दे सकते हैं. ठीक है. टोटल 3 years is considered for classifying them as a NPA. In cases where there is a moratorium, अगर moratorium है for payment of interest, बैंक should not book income on accrual basis. बैंक को पहले ही मना है कि accrual basis के ऊपर आपको नहीं पेमेंट बुक करना है, इंटरेस्ट बुक नहीं करना है, आपको एक्चुअल बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट BLN PNL पे. ठीक है. Beyond 2 years from the original DCCO, considering the high risk involved in such restructured account. देखिए, banks should maintain following provision on such account as long as these are classified as standard assets, apart from the provision for diminution in fair value due to extension of DCCO. ठीक है. अब इसे कुछ पार्टिकुलर्स देखिए. If revised DCCO is within 2 years from the original DCCO prescribed at the time of financial closure, तो प्रोविजनिंग उसमें होगा 0.40% का. कहता है कि रिवाइज DCCO जो होगा विद इन 2 years फ्रॉम द ओरिजिनल DCCO, ओरिजिनल DCCO से 2 साल के बीच पहले का है, 2 साल के बीच में ही हुआ है तो 40%, 0.40%. इफ DCCO is extended beyond 1 year and up to 2 years from the original DCCO prescribed at the time of financial closure, तो प्रोजेक्ट लोन रीस्ट्रक्चर अगर कोई होगा 1 जनवरी 2013 से, तो उस केस में क्या होगा, 5% फ्रॉम डेट ऑफ सच रीस्ट्रक्चरिंग टिल रिवाइज DCCO और 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग विच एवर इज लोअर. 5% लगेगा कब से, फ्रॉम डेट ऑफ सच रीस्ट्रक्चरिंग, अगर रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है, टिल रिवाइज DCCO और 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग जो भी लगेगा. ठीक है. स्टॉक ऑफ प्रोजेक्ट लोन क्लासिफाइड एज रीस्ट्रक्चर लोन, अगर प्रोजेक्ट लोन है क्लासिफाई कर दिया गया क्लासिफाइड एज रीस्ट्रक्चर तो 3.5% लगेगा 31/3/2014 से. उसके बाद 4.25% लगेगा 15 से. 16 है, याद रखिएगा, 14, 15, 16, 3.5, 4.25 एंड 5, 75 पैसे का अंतर है 0.75% का. ठीक है, इसको याद रखना है. Above provision will made applicable from the date of restructuring till revised DCCO for 2 years from the date of restructuring. ठीक है. ये तो होगा प्रोजेक्ट लोन, प्रोजेक्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए. और दूसरा जो है नॉन इंफ्रा के लिए क्या होगा, तो कहता है ए लोन फॉर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल बी क्लासिफाइड एज NPA. कब माना जाएगा, ड्यूरिंग एनी टाइम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन as per the record of recovery, 90 days overdue unless it is restructured and become eligible for classification as standard assets. कोई भी लोन जो है नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आपने दिया है तो वो क्लासीफाई होगा NPA में, NPA ड्यूरिंग एनी टाइम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन. ठीक है, DCCO के पहले एज पर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के रिकॉर्ड के हिसाब से, unless it is restructured and become eligible for classification as standard assets. If the non-infrastructure project fails to commence commercial operation within 1 year from the original DCCO, it is to be treated as NPA. अगर कोई नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, फेल कर जाता है, उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं होता है विदिन 1 year फ्रॉम द ओरिजिनल DCCO, इट इज टू बी ट्रीटेड एज NPA. 2 साल का DCCO दिया हुआ था, अगले 1 साल के भीतर इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं होता है तो वो NPA मान लिया जाएगा. If delay in commencement of commercial operation extend beyond period of 1 year from the date of completion of determined at the time of financial closure, bank can prescribe
fresh DCCO and retain the standard classification by undertaking restructuring of account provided the fresh DCCO does not extend period of 2 years from the original DCCO। मतलब 2+2 4 साल। देखिए 2 ईयर का ओरिजिनल DCCO था, ठीक है, DCCO था 2 ईयर्स का, उसके बाद कंप्लीट हो गया। अगर इसका कमर्शियल ऑपरेशन 1 ईयर इसके बाद 1 ईयर पे शुरू नहीं हुआ तब ये एनपीए मान लिया जाएगा। आप इसको स्टैंडर्ड रख सकते हैं, या तो आप DCCO बढ़ा लीजिए 2+2 कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए 4 साल तक, ठीक है। सॉरी।